देखिए, लोकसभा चुनाव अब एकदम सर पर है और आपको पता है 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। उसके नतीजों में 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हो गई है। और आपको पता होगा कि अगर देश में कोई भी कानून बनता है तो जो बिल पास होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ता है। तो अगर बाय चांस 2024 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिल भी जाता है, तब भी जो राज्यसभा का बहुमत है, राज्यसभा का क्यों अटका है खेल, उसके आपके समीकरण जो है समझ लेने चाहिए। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये जानेंगे कि कैसे अभी राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए बीजेपी को 3 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि राज्यसभा में बीजेपी कहाँ अटकी हुई है। दूसरा है कि किन पार्टियों पर निर्भर है बीजेपी। तीसरा है क्या होते हैं राज्यसभा के नियम। चौथा है कि राज्यसभा में अभी क्या स्थिति है। और पांचवा है कि आखिर क्या होती है राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राज्यसभा में बीजेपी कहाँ अटकी। तो देखिए, सबसे पहले राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 239 और अभी अगर आप देखेंगे अभी की स्थिति के हिसाब से तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं 94, फिर दूसरे नंबर पे है कांग्रेस 30 और टीएमसी तीसरे नंबर पे है 13। और अब आप देखिए 3 बड़े राज्य बीजेपी ने जीत लिए हैं। तो उनका हाल अगर आप देखेंगे तो एमपी में राज्यसभा की सीटें है 11, छत्तीसगढ़ में 5, राजस्थान में 10 और इज इक्वल्स टू 26। और अगर मैं आपको बताऊं अभी की स्थिति तो एमपी में आपको पता है कि 8 तो बीजेपी के पास हैं राज्यसभा सीटें और 3 जो है वो कांग्रेस के पास है। छत्तीसगढ़ में 4 बीजेपी के पास हैं और 6 कांग्रेस के पास है। राजस्थान में 1 बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। तो अगर आप टोटल करते हैं कांग्रेस 13 प्लस बीजेपी 13, मतलब इन तीनों राज्यों में ये जो 3 बड़े राज्य हैं जो अभी अभी ताजे में बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत लेकर आई है, तो राज्यसभा के मायने से देखें तो कांग्रेस के पास भी 13 सदस्य हैं और बीजेपी के पास भी 13 सदस्य हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ये 26 हो गए। भाजपा लंबे समय से राज्यसभा में शतक लगाने का इंतजार कर रही है। हालांकि इसके लिए भाजपा को कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे के बाद बने समीकरणों के मुताबिक कुल 26 सीटों में कांग्रेस के पास 3 से 4 सीटें बच पाएंगी। कांग्रेस के कब्जे वाली 9 से 10 सीटें भाजपा के पास आ जाएंगी। हालांकि कांग्रेस के कब्जे वाली इन सभी सीटों में 2024 में 1 सीट, 2026 में 5 सीटें और 2028 में बाकी की सीटें खाली होंगी। इन तीनों राज्यों से राज्यसभा की सीटें हासिल कर अपनी ताकत बढ़ाने और शतक लगाने के लिए भाजपा को कम से कम 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने ये तो देख लिया कि कैसे बीजेपी के लिए एक लंबा इंतजार है 3 साल का राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि आखिर राज्यसभा से लिहाज से देखें तो बीजेपी किन पार्टियों पर निर्भर है। उसके लिए आपको पहले ये गणित समझना पड़ेगा। तो राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 245 और जो चुने हुए सांसद यहाँ पर होते हैं वो होते हैं 233 और 12 इसमें से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो देखिए, अभी की स्थिति बताऊं तो राज्यसभा में कुल अभी सदस्य हैं 239, बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर है 120। अब आप अगर एक बार इधर नजर डालेंगे तो इन 239 में से एनडीए के पास है 108, इंडिया गठबंधन के पास है 98, अन्य जो कि ना कि एनडीए के साथ है, जो कि ना कि इंडिया गठबंधन के साथ है, वो है 33 और जो खाली हैं वो हैं 6। और अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो आपके पास ये आंकड़ा आ जाएगा 245। अब हम एक बार बात कर लेते हैं अन्य के लिए। तो अब आप इसमें देखेंगे कि बहुमत का आंकड़ा है 120 और एनडीए के पास है अभी 108। मतलब देखा जाए तो एनडीए को या फिर बीजेपी को बहुमत के लिए 12 की मांग है। और अब 12 की मांग जो है वो कहां से आएंगे, वो ये अन्य जो है सीटें उनसे आएंगे। अगर आप अन्य को थोड़ा और डिवाइड करते हैं तो इन अन्य में बीजेडी के पास है 9, बीआरएस के पास है 7, टीडीपी के पास है 1, वाईएसआरसीपी के पास है 9 और एआईएडीएमके के पास है 3। तो अब बेसिकली देखा जाए तो बीजेपी इन सब पार्टियों पर निर्भर है कि कोई भी अगर वो बिल पास करने की कोशिश करती है तो इनमें से किसी का साथ चाहिए होगा, तभी वो जो बहुमत का आंकड़ा है 120 वो पार हो पाएगा। और इन पार्टियों का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कुछ बिल में इन लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है। अब अगर ये आगे जाके इनमें से कोई भी समर्थन चाहे बीजेडी बीआरएस मिलकर कर दे, क्योंकि हमें तो 12 की मांग है ना, तो वो 12 की मांग इसमें पूरी हो सकती है। राज्यसभा यानी अपर हाउस में भाजपा के 30 सीटें बरकरार रखने की संभावना है जो अगले साल अप्रैल में खाली हो जाएंगी।
कांग्रेस अपनी सीटें बरकरार रखेगी। उससे तेलंगाना से अतिरिक्त 2 सीटें और मिल गई हैं, क्योंकि तेलंगाना में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है बीआरएस को हराकर ये विधानसभा चुनाव 2023। अगले साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ये भी राजस्थान से, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, और गुजरात से पुरुषोत्तम रुपाला रिटायर होने वाले हैं। अब आप तीसरे नंबर पर आ जाइए। क्या होते हैं राज्यसभा के नियम? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसके लीडर्स कौन होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा के लिए क्या कहता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी राज्यसभा के चेयरमैन हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धांकर, डिप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जदयू से हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी, लीडर ऑफ द हाउस हैं पीयूष गोयल, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी सरकार के, डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी से, लीडर ऑफ द ओपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, डिप्यूटी लीडर ऑफ द ओपोजिशन है प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो आर्टिकल 84 के हिसाब से 30 की उम्र के ऊपर वाले व्यक्ति जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसे राज्य के एमएलए मिलकर राज्यसभा सीटों पर चुन सकते हैं। इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है। कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि राज्यसभा से ज्यादा ताकत लोकसभा के पास होती है, लेकिन किसी भी कानून को या किसी भी बिल को पास करवाने के लिए दोनों ही हाउसेस से आपको परमिशन चाहिए होती है। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि राज्यसभा में अभी क्या स्थिति है। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये मैंने राज्यसभा की साइट से निकाला है, और बेसिकली इसमें ये बताया है कि जो 239 सीट्स हैं उसमें से हर पार्टी के पास कौन कौन सी सीटें हैं। तो देखिए, ये तो कम वाली हैं जिनके पास एक एक सीट है। इसमें बहुजन समाज पार्टी आ गई, केरला कांग्रेस आ गई, मिजो नेशनल फ्रंट आ गई। तो ये सब एक एक दो दो वाले हैं। फिर आप आ जाइए, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास 5 है, जनता दल के पास, यूनाइटेड के पास 5 है, जो नॉमिनेटेड है वो 5 है, इंडिपेंडेंट 3 है, और आप ये देखिए समाजवादी के पास 3 है, शिवसेना के पास 3 है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए 4 है। अच्छा, अब अगर आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का देखेंगे तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में इन दोनों ही पार्टियों का अभी मसला चल रहा है और कोर्ट में अभी तक भी सुलझना बाकी है। तो ये जो सीटें हैं वो आखिरकार, भाई पहले तो पार्टी का ही झगड़ा चल रहा है कि एनसीपी शरद पवार की है कि अजीत पवार की है, शिवसेना शिंदे की है कि उद्धव की है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है अभी पार्टी के हिसाब से, जब तक कोर्ट में ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही दिखाएंगे। फिर आप आ जाइए, सबसे ज्यादा 94 भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 30, इधर टीएमसी के पास 13, आम आदमी पार्टी के पास 10 ही इधर डीएमके के पास, बीजू जनता दल के पास 9, राष्ट्रीय जनता दल के पास 6, बीआरएस के पास 7 और ये वाईएसआरसीपी के पास 9। तो ये है राज्यसभा में अभी की स्थिति। अब अगर मैं आपको राज्य के हिसाब से बताऊं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं, जो कि हैं 31, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10, तेलंगाना में 7 और छत्तीसगढ़ में 5। अगले साल राज्यसभा में 69 सीटें खाली हो जाएंगी। इसमें से 56 सीटें लोकसभा चुनाव से पहले यानी अप्रैल में ही खाली हो जाएंगी। अब पांचवा पॉइंट है कि आखिर राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस क्या है, ये राज्यसभा होती क्या है, कैसे काम करती है, वोटिंग कैसे होती है। लोकसभा में तो ईवीएम से वोटिंग होती है, लेकिन राज्यसभा में जनता का कोई रोल नहीं होता है, डिफरेंट तरीके से वोटिंग होती है। तो इस पॉइंट से आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। लोकसभा एक अस्थायी हाउस होता है, यानी टेम्पररी हाउस, जो हर 5 साल में बदलता है और जनता के हाथ में ये फैसला होता है। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं पार्लियामेंट का। और राज्यसभा एक स्थायी हाउस होता है, यानी परमानेंट हाउस, जो हमेशा चलता रहता है। हर सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर 6 साल का होता है। हर 2 सालों में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और इन सदस्यों का चुनाव राज्य के एमएलएस करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत में कोई भी कानून तभी बनता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होता है। लोकसभा में जनता नेताओं को ईवीएम के द्वारा चुनती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आई एम श्योर आप सभी ने इसमें वोट दिए होंगे। लेकिन राज्यसभा में वोटिंग प्रोपोर्शनल रैंक्ड चॉइस वोटिंग यानी पीआरसीवी, और इसको मैं और दूसरी भाषा में बताऊं तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी के द्वारा होती है। एक राज्य का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि ये वोटिंग आखिर होती कैसे है। तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, यानी 90 एमएलए हैं, और अब छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं और अब उनके लिए चुनाव होने हैं और इन सीटों के लिए 5 लोग दावेदार हैं।
तो सबसे पहले तो इन 90 एमएलए और 2 राज्यसभा की खाली सीटों के हिसाब से एक एवरेज नंबर निकाला जाएगा। ये एवरेज ये बताएगा कि एक जने को चुनाव जीतने के लिए एटलीस्ट कितने वोट चाहिए। इस मामले में अगर हम एक कोटा निकालें, एवरेज निकालें, तो वो 30 का बैठता है। अब इन 90 एमएलए को बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसमें 5 प्रत्याशियों के नाम लिखे होंगे। इन एमएलए को प्राथमिकता के आधार पर इन 5 को 1 से लेकर 5 तक रैंक करना होगा। कुछ राउंड्स के बाद ये फैसला हो जाएगा कि इन 5 में से कौन से 2 प्रत्याशियों को ये जो 2 खाली राज्यसभा सीटें हैं उसके लिए चुना जाएगा। तो देखिए, आज के शो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत तो हो गई, लेकिन राज्यसभा में अभी भी जो मामला है वो अटका हुआ है। और इस पॉइंट से मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है, जो आपका बेसिक है राज्यसभा और लोकसभा का, वो क्लियर हो जाए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।